गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड नाइट सबको। तो जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो केवल तुम्हारे लिए। और आज हम लोग लेके आए बहुत सारी चीजें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की कुछ कमियां होती हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फिर दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है कैसग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा है न्यूटनियन टेलीस्कोप, ठीक है ना। और इसका न्यूटनियन वाले का केवल हम लोग रे डायग्राम देखेंगे और कैसग्रेन का फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है। तो इतना केवल हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस दे रखा है और सिलेबस का हमारा सी पार्ट जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा खत्म। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। तो इसको करते हैं रफ। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का काम क्या होता है? टेलीस्कोप से क्या देखते हो तुम? क्या देखते हो? जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही दूर डिस्टेंस पे होते हैं, फार डिस्टेंस पे होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का। जैसे चंदा मामा, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का, ठीक। और टेलीस्कोप करता क्या है? जो ऑब्जेक्ट हैं दूर दूर तुम्हारे, जैसे तुम्हारे चंदा मामा, है ना, तो पहले से बड़े हैं, तो टेलीस्कोप क्या करता है? उसी इमेज को पास ले आके बना देता है। जब पास ले आके इमेज बन जाती है तुम्हारी, तो क्या होता है? तुम उसको देखोगे, तुम्हें बढ़िया इमेज लगेगी, चंदा मामा बड़े बड़े दिखाई देंगे, है ना। टेलीस्कोप क्या नहीं करता है? तो वो चंदा मामा की इमेज को बड़ा नहीं करता है, केवल उतना ही बड़ा, जितने बड़े हैं चंदा मामा उतने ही बड़े तुम्हें दिखा देता है, बस पास में तुम्हें दिखा देता है ना, ठीक। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखिए। अब इसके बाद हम लोग देखना है विजुअल एंगल। ये सारी चीजें बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, माइक्रोस्कोप में फिर से बता रहे हैं, ठीक। अगर ना देखा हो माइक्रोस्कोप वाला लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाओ और देख के आओ, क्योंकि वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठा के हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जाओ भैया देख के आओ। फिर भी थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम थोड़ा सा। तो विजुअल एंगल क्या होता है? तो विजुअल एंगल के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना छोटा दिखाई दे रहा है, कौन डिसाइड करता है? विजुअल एंगल डिसाइड करता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, कितना छोटा दिखाई देगा, कौन डिसाइड करता है? विजुअल एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बता चुके हैं विजुअल एंगल के लिए, देखिए। इसके बाद विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, तो विजुअल एंगल के लिए जैसे हम कहें, ये तुम्हारी अखियां, ये तुम्हारी अखियां, और इस पे जो ये एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। ये एंगल जितना ज्यादा बड़ा बनता है, वो ऑब्जेक्ट तुम्हें उतना ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। समझ रहे हो बात को? ठीक। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पे बातें बिल्कुल नहीं करने वाले, एकदम बातचीत बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक काम चलेगा। देखें, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, और अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा से। इसको हमने बोला है बीटा अपॉन अल्फा। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास में बन रहा है, ठीक है। तो ये है मैग्निफिकेशन और ये है विजुअल एंगल। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो में देख चुके हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसको करते हैं रफ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहो नोट करना तो नोट कर लो भाई, और नहीं तो पिछले वीडियो में नोट ही कर चुके हो। तो इसको करते हैं रफ। रफ करते हैं, रफ कर दें, रफ कर देते हैं भाई, समेट देते हैं इसको। क्या बनाए? क्या बनाए? तो बनाना हम लोगों को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए देखो भाई साहब, तुम्हारे पास दो लेंस होने चाहिए। कितने लेंस होने चाहिए? दो लेंस होने चाहिए। कौन कौन से दो लेंस होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव और दूसरा
आई पीस लेंस, ठीक है ना। देखें कैसा होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैसे बनाते हैं हम लोग, तो देखें। एक पहले हम लोग लेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लार्ज अपर्चर और हाई फोकल लेंथ का लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर एक लेंस लेते हैं हम लोग आई लेंस, ये है हमारा आई लेंस। आई नहीं आई, चली गई। देखें अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों के लिए सेम एक्सिस होनी चाहिए, दोनों के लिए सेम एक्सिस होनी चाहिए भाई साहब, दोनों के लिए। इसके लिए ऐसे ले लेते हैं, और ये ऐसे ये हमने बना दिया आई पीस लेंस, और ये होता है स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, आई पीस लेंस, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, इसको आई पीस लेंस क्यों, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों, क्योंकि तुम देखते कहाँ से हो, तो टेलीस्कोप के इस वाले पार्ट से देखोगे तो इसको हम लोग कह रहे हैं आई पीस लेंस, और जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, देखें, ठीक, देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जरा ध्यान से बताना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा क्या, टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, यहाँ रखा होगा, या इन्फिनाइट पे होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट पे होगा, बहुत दूर होगा। जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। और इन्फिनिटी से लाइट रेज हमेशा कैसे आती हैं, तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे अगर लाइट रेज आ रही हैं तो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, हमेशा साथ साथ आती हैं। देखें, ये पहली लाइट रे जो इधर जैसे हम कहें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकस जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं FO। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, नाम दे दिया हमने FO। और देखें, दो पैरेलल लाइट रेज लेके आएंगे, यहाँ पे इसके फोकस पे इसकी इमेज बनाएंगे। देखें, पहली लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाती है। पहली लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, सीधी निकल। पहली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। दूसरी लाइट रे इमेज कहाँ बनानी है, ये फोकस पे बनानी है, किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो दूसरी लाइट रे बिल्कुल एकदम पुष्पक जैसे आती है करते हुए, मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन इसको झुका दिया जाता है। लेंस कहता है ले तुम कैसे नहीं झुकोगी, हम झुकाएंगे तुम्हें। तो इस प्रकार से इनकी इमेज कहाँ पे बन जाती है, FO पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे इनकी इमेज बन जाती है। ऐसे बना लेते हैं हम लोग इमेज बहुत ही अच्छे से। ये बन गई इनकी इमेज, इस प्रकार से बन गई इनकी इमेज। इमेज का नाम दे दो A', B'। ये इन्फिनिटी पे हम तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का नाम है तुम्हारे AB। तो इस प्रकार से इसके फोकस पे क्या बन जाती है, इसकी इमेज बन जाती है। किस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कहाँ पे, A बन गई है, A', B', इमेज बन गई है फोकस पे। ठीक, अब ये जो इमेज बनी है, इसके लिए किसका वर्क करती है, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करती है। और आई पीस लेंस की फोकल लेंथ इतनी रखी जाती है, आई पीस लेंस की फोकल लेंथ इतनी रखी जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना भाई साहब, या तो आई पीस लेंस के फोकस पे आए, या तो आई पीस लेंस के फोकस पे आए, या तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। तो देखिए हम लोग केस कौन सा लेते हैं, हम कहेंगे यहाँ पे जो है आई पीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस का तो ये ऑप्टिकल सेंटर हमने जैसे कहा, और आई पीस लेंस का फोकल हमने क्या बताया कि इतना रखते हैं जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, या तो फोकस पे आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, इसके लिए इसको और थोड़ा सा पास में बना लेते हैं भाई साहब, इसको और पास में बना लेते हैं। देखें यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे करके हम लोग ऐसे बड़े आराम से डैश। देखें तो देखें, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर, ये कौन सा लेंस, आई पीस लेंस, और इसका जैसे फोकस हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं FE, यहाँ पे इसका फोकस बोल दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, बिटवीन द
फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो इस कंडीशन में, इस केस में इमेज कैसी बनेगी, तो देखें कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी। तो देखना जरा ध्यान से, फर्स्ट लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, सेकेंडरी फोकस से होके पास कर जाएगी ऐसे, और ये ऐसे। सेकेंड लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। और ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं, डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, मतलब इधर कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इनको कहाँ मिलाते हैं, पीछे अरेंज मैरिज इनकी कराते हैं। तो पीछे इनको जबरदस्ती डैड 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 डैश, और इसको भी लेके आते हैं डैड 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 डैश। तो देखें ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, ए डबल डैश पे और बी डबल डैश पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो फार डिस्टेंस पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग कहाँ ले आए, इतनी बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे हम लोग इसको ले आए। तो देखें जरा, देखो ध्यान से देखो, देखें ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसको क्या हम लोग वीओ बोल सकते हैं भाई साहब, इसको हम लोग क्या वीओ बोल सकते हैं भाई साहब, है ना। और ये देखें आईपीस लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रही, तो क्या हम इसको यूई बोल सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। देखें, और ये आई पीस लेंस के लिए इमेज कहाँ पे बननी है, डबल डैश बी डबल डैश पे बननी है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या हम लोग वीई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बड़े आराम से बोल सकते हैं। देखें उसको क्या बोल सकते हैं, वीई बोल सकते हैं। ये वीई, ये यूई और ये वीओ। अब मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, अल्फा बीटा चाहिए होता है। तो देखेंगे अल्फा कहाँ होगा, पहले बीटा देखो, बीटा कहाँ होगा, ये तुम्हारी बनी फाइनल इमेज, ये क्या बनी तुम्हारी फाइनल इमेज बनी, ठीक। अब बीटा कहाँ होगा, तो जो फाइनल इमेज यहाँ पे तुम देखोगे, कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तुम, ठीक। तो ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा, है ना। ये वाला एंगल क्या होगा, ये अगर एंगल, जो एंगल ये बीटा होगा वही एंगल ये भी बीटा होगा, है ना। जो फाइनल इमेज तुम्हारे आई पे एंगल बनाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक। और अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था कि मतलब, अब जब माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ते थे तो माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू पे रखना है ना। अब लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं टेलीस्कोप, इसको क्या रख सकते हो जी, इसको क्या एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू मतलब 25 सेंटीमीटर पर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। तो कहाँ से देखोगे अल्फा, मतलब कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड अल्फा। तो देखें अल्फा कहने का मतलब क्या है, तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा टेलीस्कोप, तुम टेलीस्कोप के आगे जाओ, तुम टेलीस्कोप के आगे जाओ, ऐसे टेलीस्कोप के आगे जाओ, तब उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट देखो अपना, ठीक है। तब उसके बाद तुम अपना ऑब्जेक्ट देखो, फिर जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉलिंग अल्फा, ये होगा तुम्हारा अल्फा, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। क्या निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला निकालना है, हम इसको क्या जानते हो, बीटा अपॉन अल्फा जानते हो, क्या जानते हो, बीटा अपॉन अल्फा। तो सिंपली हम इसको बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो। ये अगर अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा होगा जी, जी होगा जी। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा अल्फा बड़े आराम से निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे बड़े आराम से। देखें करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बीटा, क्या निकालते हैं, बीटा। तो बीटा के लिए हमें पता है कि tan बीटा लिखना पड़ता है, और tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, तो a डैश है, b डैश है, अपॉन ये क्या है, तो ये है ue। अच्छा, tan बीटा। अब tan बीटा हमें पता है कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, सो बीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ue। ओके, एंड दिस टाइम फॉर अल्फा, इट्स टाइम फॉर अल्फा। देखें अल्फा के लिए क्या करें, हम करेंगे हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, a डैश b डैश अपॉन vo। अरे भाई a डैश b डैश अपॉन vo, a डैश b डैश अपॉन vo। अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं भाई साहब, देखिएगा a डैश b डैश और ये वाला है ना, a डैश b डैश, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं अल्फा के लिए। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास a डैश b डैश अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, सेम इसी प्रकार से बीटा के लिए किया। अब फिर से ये बात है तुम्हें पता है कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो एक काम होता है हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन वी ओ, ए डैश बी डैश अपॉन वी ओ। तो बीटा यहाँ से निकाल लिया हमने, अल्फा यहाँ से निकाल लिया। अब मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो सिंपल से तुम्हें बात ये पता है, इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा? तो बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन वी ओ। अब क्या, ए डैश से ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश को लहरा देना बड़े आराम से, और उसके बाद लिख देना स्मॉल एम इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ई। क्या लिख देना? वी ओ अपॉन यू ई। तो लिख दिया, तो अच्छी बात है, लिख दिया। तो देखें अब इसके लिए हम लोग क्या देखने होते हैं, केसेस देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? केसेस देखने होते हैं। तो ये थी कहानी, हम लोग स्मॉल एम निकाल चुके हैं, वी ओ अपॉन यू। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि केस जो हम लोग बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फिगर करते हैं, रफ फिगर बना लो भाई, देख के एकदम जल्दी से छाप डालो फिगर। छप गया? छाप लिया? छाप ली भाई, बना लो भाई, बना लो। वीडियो पॉज करके बनाना है। बन गया? तो रफ करते हैं भाई साहब। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्वाइन कर लो भाई, नीचे लिंक दे रखी है भाई साहब, घबराना नहीं है। फोटो मिल जाएगी, बाद में नोट कर लेना। रजाई में घुस के देख रहा हो तो, गर्मी लग रही हो तो, इसको करते हैं रफ 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 रफ। देखें, व्हाट इज केस नंबर फर्स्ट? केस नंबर फर्स्ट क्या होता था, हम लोग देखते थे किसके लिए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। माइक्रोस्कोप में किसके लिए देखा था? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। क्या देखना चाहते हो तुम? बड़ा से बड़ा देखना चाहते हो, बड़ी से बड़ी इमेज देखना चाहते हो, सेम उसी काम के लिए हम लोग यूज करते हैं केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए तुम्हें क्या चीजें बताई गई थी? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए तुम्हें क्या चीजें बताई गई थी? जब लास्ट इमेज कहाँ पे बने, लास्ट इमेज कहाँ बने, कहाँ पे? फोकस पे, है ना। लास्ट इमेज कहाँ बने? फोकस पे। मतलब हम क्या रखना चाहते हैं? ना ना ना, लास्ट इमेज कहाँ बने? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू। किसके लिए देखना चाहते हैं? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ना लिखते हुए लिखें, व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन द लास्ट इमेज फॉर्म्ड एट डी। कहाँ पे बने? डी पे बने। तो जब डी पे बनेगी तो क्या होगा, तो हम लोग जैसे लिखेंगे, डी लिखना चाहेंगे तो हम लोग वी की जगह क्या रखेंगे? डी रखेंगे। वी की जगह क्या रखेंगे? डी रखेंगे। और यू की जगह हम लोग क्या रखेंगे? यू ई रखेंगे। और एफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे? एफ ई रखेंगे। ठीक, वी की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस यू ई, और एफ की जगह माइनस एफ ई। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं, प्लस साइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हम पिछले वाले सारे वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो नहीं देखा है तो भाई साहब देख के आओ। ठीक, अब हम लोग क्या सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह क्या रखोगे? एफ ही रखोगे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू 1/v। वी कितना है? माइनस डी है, ये माइनस 1/u। यू की वैल्यू कितनी है? तो माइनस यू ई है। ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/fe। ये 1/ माइनस डी है ना, LHS में ले आओगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue। यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली किसकी? 1/ue की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। 1/ue की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकाल ली है तो क्या करें? केस फर्स्ट, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास m इक्वल टू VO/UE, इसमें हम लोग बड़े आराम से इसको रखते हैं, पुट करते हैं। तो पुट करने पे क्या आएगा? तो पुट करने पे क्या आ जाएगा? देखें भाई साहब, ये है हमारे पास VO/ ये है हमारे पास UE, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1/FE प्लस 1/D। 1/FE प्लस 1/D। अच्छा, अरे UE की वैल्यू रखी है ना भाई साहब, UE की वैल्यू रखी है ना, UE की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे 1 रख देते हैं। UE की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 1/FE प्लस 1/D। ये है हमारे पास VO, और यहाँ से अगर हम लोग FE जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, नीचे से अगर FE जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ तो बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे FE था, और यहाँ पे FE नहीं था, तो यहाँ बच जाएगा FE/D। क्या बच जाएगा? FE/D।
डी। अब जरा ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना। वीओ की वैल्यू हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ये जो वीओ हमने यहाँ पे लिखा है, जरा बताना जरा, अगर ये हम कहें तुमसे तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। और वीओ की जगह क्या लिख सकते हैं भैया हम लोग, एफओ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफओ लिख सकते हैं। वीओ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफओ लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हम लोग वीओ की जगह एफओ यूज कर सकते हैं ना। जैसे फिगर से हमने लिखा था, वहां पे क्या लिखा था, ये इसको हम लोगों ने क्या लिया था, वीओ लिया था। अरे भाई जो वीओ है वही क्या एफओ भी है। अरे नहीं बात आई क्या, समझ में आया। देखें, अरे जो वीओ है वही एफओ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। तो जो इमेज की डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ है। तो हम जो इमेज की डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वही फोकल लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे वीओ की जगह एफओ यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एफओ यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एफओ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या कर लें हम लोग, एफओ कर लेते हैं। एफओ कर लेते हैं। ठीक भाई साहब, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास, m इक्वल टू एफओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, बात समझ में आई। तो केस फर्स्ट के लिए फॉर्मूला कैसे आया हम लोगों ने बताया, व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट डी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू। पे जब इमेज बने तो v इक्वल टू हमने क्या रखा, माइनस डी रखा, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस u इक्वल टू हमने क्या रखा, माइनस यू ई। ठीक, f इक्वल टू हमने यूज किया आई पीस लेंस के लिए। ये सारे के सारे केसेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो u v की जगह हमने रखा माइनस डी, u की जगह रखा हमने माइनस यू, f की जगह रखा हमने एफ ई। ठीक, उसके बाद हमने जस्ट 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू यूज किया, और उसके बाद हमने यहाँ से 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो फॉर्मूला था हमारे पास उसमें हमने रख दिया। अरे भाई कर क्या रहे हैं, स्पेशल केस बना रहे हैं ना। तो m इक्वल टू हमारे पास क्या था, एफ अपॉन यू ही था। m इक्वल टू क्या था हमारे पास, एफ अपॉन यू ही था। बस ये यू की वैल्यू को चेंज करना है। फर्स्ट केस में भी वही करना है और सेकंड केस में भी यही करेंगे। अभी करके दिखाते हैं तुम्हें। इसको करते हैं रब भाई साहब, इसको नोट कर लें। केस फर्स्ट को जल्दी से नोट कर लें, केस फर्स्ट को जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें भाई। वीडियो को प्रो को नोट कर लो। जहां जो भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स तो है ही है, वहां जाके पूछ ही सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां जाओ, ज्वाइन कर लो, नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो इसको करते हैं रफ भाई साहब। देखें, केस नंबर सेकंड क्या है हमारे पास भाई साहब, ओ भाई साहब देखें, व्हाट इज केस नंबर सेकंड। अब जब देखो केस फर्स्ट में जब लास्ट इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, एट डी पे, तो क्या होता है ना, जब इमेज बहुत ज़्यादा पास में बनती है तो हमें इसे देखना पड़ता है, तो आंखों में क्या होता है, लगता है दर्द होने लगता है। जैसे तुम पढ़ो बहुत देर तक बैठ के, फ़ोन चलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, पढ़िए बैठिएगा तो देखिएगा भाई साहब, जैसे आप पढ़ने बैठे हैं ना तो आधा घंटा बहुत आनंद आता है, क्योंकि मम्मी ने लालच दिया होता है बउआ 1 घंटा पढ़ी हो तो तुम्हें जो है बहुत बढ़िया बूंदे के लड्डू खिलाएंगे, तो तुम्हें बहुत आनंद आता है, आनंद लगा पढ़ते हो। लेकिन जैसे तुम आधा घंटा पढ़ते हो तो आंखों को मतलब क्या कैसे 25 सेंटीमीटर पर रखते हो। बच्चों की बड़ी खराब आदत, ऐसे बहुत पास में रखते हैं। तो पास में रखने पे क्या होता है, आंखें दर्द होने लगती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। यहाँ पे जो आई बन जाती है, आई हो जाती है, ये स्ट्रेन्ड आई के लिए भी केस होता है ना। आंखों में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। वो अलग बात है भाई साहब, तुम पास में रख के फ़ोन चलाओ तो तनाव नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता, फ़ोन चलाने में तनाव क्यों नहीं होता सर? इच्छा, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी इच्छा से करते हो ना, अपनी इच्छा से करते हो, तो उसमें क्यों तनाव होगा। तो देखें m इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ अपॉन यू ई है। देखें अब सेकंड केस में क्या होता है, व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। लास्ट इमेज कहाँ पे बन जाए भाई साहब, इन्फिनिटी पे बन जाए। मतलब क्या करना है, v की जगह क्या रख देना है, इन्फिनिटी। फिर u की जगह तो u ही रखेंगे, u ही रखेंगे ना, f की जगह f ही। फिर से सिंपल केस, y इक्वल टू 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन v की जगह क्या रख देना है, इन्फिनिटी माइनस u। u की जगह क्या रख देना है, माइनस यू ई। u की जगह क्या रखना है, माइनस यू ई। ये माइनस हो गया प्लस, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से 1 अपॉन यू की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 अपॉन एफ ई। सो
Put the value of 1 upon UE in this formula FO upon UE and get the case number. Second formula M is equal to VKT FO upon UE and replace कर दो इस वैल्यू को UE की 1 upon UE की वैल्यू क्या है 1 upon FE। ये आ गया हमारे पास दोनों केस के लिए फार्मूला, दोनों केसेस के लिए आ गया फार्मूला। जब लास्ट इमेज बने एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू डी पे बने तो फार्मूला होता है ये, और जब लास्ट इमेज बने इन्फिनिटी पे नॉर्मल कंडीशन में तो फार्मूला होता है FO अपॉन FE। अब इस कंडीशन में जो टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है वो होती है FO प्लस FE। क्या होती है टेलीस्कोप की लेंथ, क्या होती है FO प्लस FE। और इस कंडीशन में जो टेलीस्कोप की लेंथ होती है वो होती है FO प्लस UE। क्या होती है FO प्लस UE होती है। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है भाई साहब, तो उसके बारे में हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है भाई साहब, क्योंकि लेंस हम लोगों को कैसा यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अपर्चर का और लार्ज फोकल लेंथ का हम लोग बनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। जब कॉस्टली पड़ जाता है और क्योंकि हम लोग को दोनों साइड से बनाना पड़ता है, कॉस्टली पड़ जाता है, और ये जो लेंसेज होते हैं बड़े बड़े भारी भारी लेंसेज हो जाते हैं, तो इनको मैकेनिकली होल्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कई सारे साइड इफेक्ट या यूँ कहें डिफेक्ट्स रहते हैं, कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। तो इसको नोट कर लें भाई साहब, इसको रफ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नोट हो गया? वीडियो पॉज करना है भाई साहब, नोट करना है। नहीं इच्छा है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, खट 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 से नोट्स मिल जाते हैं भाई साहब। देखें डिफेक्ट्स क्या रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करने से थोड़ा सा कतराते हैं, है ना। जैसे खांसी की सिरप पीने से आराम तो मिलता है भाई साहब, जो करना चाहते हो कर तो रहे हो, लेकिन कड़वी लगती है तो पीने से बचना चाहते हो। तो सेम उसी प्रकार से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी है। ऑब्जेक्ट तो तुम्हें बढ़िया दिखाई देता है, चंदा मामा तो बढ़िया दिखाई देते हैं, है ना। चांद सा रोशन चेहरा नहीं होता है चंदा मामा का। देखो चंदा मामा तो तुम्हें बढ़िया दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कमी क्या हो जाती है तो कमी देखो क्या हो जाती है। तो डिफेक्ट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। किसके डिफेक्ट्स? तो डिफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। किसके? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखो पहला सबसे रिफ्रैक्ट क्या होता है कि जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस लगा होता है, बहुत ही लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ का होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ जाता है ना। इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो इसको मैकेनिकली होल्ड करना बड़ा कठिन होता है, डिफिकल्ट टू होल्ड, क्योंकि बहुत भारी भरकम होता है। और इसको अगर तुम चाहो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सके हम लोग, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि भारी भरकम चीज़ है यार, कैसे ले जाओगे। देखें थर्ड पॉइंट देखें, और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है यही है, इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। और फोर्थ पॉइंट है क्रोमैटिक एब्रिएशन। देखें स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है, तो जरा ध्यान देना। जब तुम्हें लेंस पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में, तो तुम्हें एक चीज़ बताई गई होगी कि ये जो लॉज होते हैं ना, उन लोग पढ़ते हैं ऐसे वाले कि मतलब ये हमारा लेंस है, ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से जाती है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई फोकस से जाती है। लेकिन स्फेरिकल एब्रिएशन में क्या हो जाता है, ये क्या डिफेक्ट होता है, किस प्रकार का डिफेक्ट होता है, ये जो बताया गया था वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर के लिए, स्मॉल फोकल लेंथ के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े बड़का भाई साहब इस पर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है हम लोगों को। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ बड़ा सा एकदम लेंस बना दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल गई,
जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल गई उनकी इमेज वो तो प्रिंसिपल फोकस से ही जाने वाली है, लेकिन जो दूर जाती हैं उनका क्या होता है, कहीं दूर मिल रही है, इधर वाली पता चल रहा है यहाँ मिल रही है ना। तो सोचो ऐसा अगर होगा तो क्या नुकसान होगा भाई साहब। देखो दिखाने के लिए तो हम लोग केवल 2 ही लाइट रेज दिखाते हैं, है ना, लेकिन हमें ये पता होता है कि कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट हो उससे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइट रेज निकलती हैं। ठीक, अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है, जैसे मान लो 100 ने यहाँ पे इमेज बनाई, 200 ने यहाँ पे इमेज बनाई, 300 ने यहाँ पे इमेज बनाई, इमेज ऐसे बदल बदल के बना रहे हैं, पता चल रहा तुम्हें ब्राइट इमेज नहीं मिल रही है, ये कई सारी इमेज मिल रही हैं, है ना। तो ये कमी होती है स्फेरिकल एब्रिएशन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक, अगला है क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्रोमैटिक कहने का मतलब ये है कलर्स की वजह से। देखें तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसकी जगह हम लोग यूज करना चाहें तो ये वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क पड़ता है, जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं, म्यू -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। मतलब म्यू जितना ज़्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रा देखना, अगर ये हम तुमसे कहें कि ये जो है लाइट रेड वाली गई है और इधर ही इसी सेम डिस्टेंस पे हम तुम्हारे लिए बना देते हैं वायलेट वाली गई है, तो जो रेड वाली होती है वो क्या होती है, दूर, और वायलेट वाली होती है जो जल्दी मुड़ जाती है। तो भाई साहब ये भी कमी है इसमें रिफ्रैक्टिंग वाले टेलीस्कोप में, क्योंकि जहाँ पे मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ की बात आने लगती है और स्पीड की बात आने लगती है, तो ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं भाई साहब। तो ये था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, अब तुम्हारे सिलेबस में स्पेशली कह रखा है कि एक ना कोई एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भैया साहब बता दो, तो भाई साहब हम बता देते हैं, इसको नोट कर लो भाई साहब। ठीक है, तो ये हेडिंग्स नोट कर लेंगे आप लोग और इसको क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अंदर की जो थ्योरी बताई गई है लिख नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या करना है आप लोगों को एज अ हेडिंग याद कर लेना, उसके अंदर का जो मटेरियल बताया गया है तो वीडियो बनाते समय आपको नोट कर लेना है। तो इसको कर देते हैं रफ और देख लेते हैं जल्दी से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 2 टाइप्स के, तो एक होता है कैसग्रेन और दूसरा है न्यूटनियन। ठीक है, तो कैसग्रेन वाला हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है। किसको, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिडिकल पैराबोल ठीक, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर देते हैं। देखें कैसे, कुछ इस प्रकार से, जैसे हम ये कॉनकेव मिरर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक और लेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक और लेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, और इसको कर देते हैं ऐसे यहाँ से रफ, इसमें होता है बीच में होल, इसमें होता है बीच में होल, बीच में होल, बीच में होल। देखिए तो जो इन्फिनाइट से लाइट रेज आने वाली कैसे आएंगे, ऐसे पैरेलल, कैसे आएंगे ऐसे पैरेलल। देखें अब ये जो बड़ा वाला यहाँ पे कॉनकेव मिरर यहाँ पे बन रखा है, उसका फोकस कुछ कहाँ पे होता है, कुछ यहाँ पे, इसका फोकस कहाँ पे होता है, कुछ यहाँ पे, इसको हम लोग F4 लिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही लाइट रेज आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाना चाहती हैं, प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ जाना चाहती है, प्रिंसिपल फोकस पे, है ना। तो इनकी इमेज कहाँ पे बनना चाहती है, FO पे बनना चाहती है। इसकी जो इमेज यहाँ पे बन रही थी, ये इस कॉनकेव मिरर की जो यहाँ पे इमेज बन रही थी, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करती है, और इनकी इमेज कहाँ पे बना देती है, यहाँ पे भाई साहब। कहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं
आईपीस लेंस का। किसका यूज करते हैं? आईपीस लेंस का। और इस प्रकार से हम लोग जो है अपनी इमेज को देख लेते हैं, ठीक है ना। किसको? अपनी इमेज को हम लोग देख लेते हैं बड़े आराम से। ये तुम्हारी आंखें, ठीक। और इसके लिए भी सेम वही फार्मूले होते हैं हमारे पास। m इक्वल टू, जो टेलीस्कोप के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, है ना। और इस सेम इसके लिए भी होता है FO अपॉन FE। तो सेम इसके लिए भी फार्मूले होते हैं। ये है कैसग्रेन टेलीस्कोप। सेकंड वाला देख लें, सेकंड वाला है न्यूटनियन टेलीस्कोप, ठीक। तो इसको कर देते हैं रफ। नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो भाई। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना हो तो नोट कर लो, ठीक है। तो रफ कर देते हैं इसको, रफ कर देते हैं, रफ कर दें। तो भैया रफ कर देते हैं। देखें, अगला है न्यूटनियन टेलीस्कोप। कौन सा है? न्यूटनियन टेलीस्कोप। अब इसका देखो, केवल फिगर है तुम्हारे सिलेबस में। इसमें भी हम लोग एक लार्ज अपर्चर का एक कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक। इन्फिनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे ऐसे ही पैरेलल लाइट रेज आती हैं और ये कहाँ मिलना चाहती हैं? ये अपने फोकस पे मिलेंगे। जैसे हम कहें इसका फोकस है, यहाँ पे मिलना चाहती हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका? एक प्लेन मिरर का, एक किसका? प्लेन मिरर का, ठीक है। किसके? तो प्लेन मिरर का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली थी? इसकी इमेज बनने वाली थी फोकस पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक प्लेन मिरर का। और जब प्लेन मिरर का यूज करते हैं तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, ये होती है कैपिटल। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस पे ये क्या करेगा? अपनी इमेज बना देगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक। ये ऐसे और ये ना ये ऐसे और ये ऐसे। फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपना आईपीस लेंस और इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं भाई साहब, अपना ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से खत्म हो जाता है भाई साहब आपका सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने खत्म कर लिया अपना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।